Hello everyone, good morning, welcome back to our class. तो होपफुली आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है मॉर्निंग सेशन, और मॉर्निंग सेशन में मैं करा रही हूँ आप लोगों को क्या, राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001। तो राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001 जिसपे हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 और सेक्शन नंबर 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गाइस रहेगा क्या, आज आपको पढ़ना होगा, चैप्टर लेंथी है ये, चैप्टर सेक्शन 13 से लेके हमें 22 तक कंप्लीट करना है। सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए लेंथी सेक्शन, लार्जेस्ट चैप्टर अगर आपसे पूछा जाता था कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट। ओके, ठीक है, चलिए तो बताती हूँ मैं सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या होगा। ठीक है, पहले हम चैप्टर की हेडिंग देख के जान लेंगे कि हमें इसमें कम से कम 4-5 चीज़ों का मिक्सअप करके इसमें हमें पढ़ना होगा। वो 4-5 चीज़ें एक्चुअल में है क्या, ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो 4-5 चीज़ें। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का गठन कैसे होगा, कैसे जो हमारा किराया का जो ट्रिब्यूनल बनता है, जो हमारा अधिकरण बनता है, उसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रैंक। क्या प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रैंक मीन्स क्या प्रोसीजर चलेगा जो रैंक का रिवीजन होना है, जो हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में हमने जो रिवीजन पढ़ा है उसका किस तरीके से रिवीजन चलेगा, मैंने आपको बताया था ये आने वाले सेक्शन में डिफाइन किया जाएगा। तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर चलेगा। तीसरी बात इन्होंने बताई है एविक्शन, हटाया जाना, निकाला जाना, एविक्ट करना। हमने पढ़ा था, किस सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 9 में, और मैंने कहा था इसका प्रोसीजर हम आगे सेक्शन 14, 15, 16 में लगातार देखेंगे, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद इसमें बता दिया अपील की और एग्जीक्यूशन की, यानी कि अगर इन सब से काम नहीं चलता तो वो अपील कहाँ कर सकता है और उसका बाद में लास्ट में एग्जीक्यूशन को कैसे करा सकता है। इतनी बात हमें पढ़नी है, यानी कि पॉइंट अगर हम निकालें 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हमें इसमें पढ़ने होंगे। 5 पॉइंट के लिए हमें पढ़ने होंगे 13 से लेकर 22 सेक्शन तक। चलिए कोई बुक बात नहीं है, अच्छा है, आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि हम पढ़ेंगे रिलेट करते हुए चीज़ों को। ठीक है, जब हम रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं तो इजी हो जाता है पढ़ना, और हमें समझ में भी आता है, साथ ही हमें याद भी हो जाता है। हमारा मेन मकसद क्या है, चीज़ को समझना और उसे याद करना, दिमाग के अंदर रखना। 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ के और पढ़ाने वाले भी बहुत आते हैं और पढ़ने वाले भी बहुत आते हैं, लेकिन कौन उसको रिमाइंड रखता है, कौन उसको माइंड में सेट कर पाता है, वो चीज़ देखनी होती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे संग, वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमें पढ़ना है सेक्शन 13 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो हम इसको फिर से पढ़ेंगे डिवाइड करके, जैसा कि मेरा पर्सनल तरीका है कि हर चीज़ को डिवाइड कर दो। बहुत बड़ी दिख रही है, काट डालो, काट के उसको पढ़ना शुरू कर दो। काट के जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमें याद रहता है कि हमने एक इमेज अपने माइंड में सेट कर ली है कि इतना पार्ट हमें एक साथ करना है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इतना पार्ट हमें एक साथ पढ़ना है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और थर्ड पार्ट जो फोर्थ पार्ट जो हम करेंगे वो इस तरीके से करना है। ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने पर्सनल तरीके से तैयारी। तो क्या है हमारा, तो पहले हमने बताया कि हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप 2 तरीके से यहाँ पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, गठन 2 चीजों का यहाँ पे हो रहा है। एक हो रहा है हमारा किसका, गठन रैंक ट्रिब्यूनल का, और एक आएगा अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल का। ठीक है, तो हम 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 13 में और एक पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 19 में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 का, क्योंकि अपील वाला पार्ट हम लेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 13 में, और सेक्शन नंबर 13 में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सीआरपीसी में, क्या पढ़ा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से होता है, किस तरीके से मजिस्ट्रेट कोड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव कोड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किस तरीके से जुडिशियल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
तो उसी तरीके का सेम प्रोसेस यहाँ पे है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता ही रही हूँ। देखिए गाइस, पहला क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, कोई ट्रिब्यूनल बनाने वाले, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सबसे पहले किसकी, एक कमरे की। वो कमरा जो सिचुएटेड होगा, जहाँ सिचुएटेड होगा, किस एरिया में होगा, जिस मतलब जिस खंड में, जिस राजस्थान राज्य में अगर एक ट्रिब्यूनल बनना है तो किस तरीके से होगा, तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा डिसाइड होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना है, कितने नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल बनने, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये करेगी हमारी राज्य सरकार। राज्य सरकार कौन सी राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार। क्योंकि कहाँ बनने वाला है भाई, ये बनने वाला है हमारे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, किस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल बनने, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ओके, इतनी बात समझ में आई। वहाँ भी आपने देखा होगा जो कोर्ट दीवानी बनेगी, जो कोर्ट बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब यही मैंने आपको बताया ना कि कितने नंबर भी हो सकते हैं, एक जगह पे हो सकता है एक ही ट्रिब्यूनल हो सकता है 2 ट्रिब्यूनल हो। अब बात आती है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि मोर देन 1 ट्रिब्यूनल, इफ इन केस मोर देन 1 ट्रिब्यूनल सिचुएटेड हो जाते हैं। मान लीजिए राजस्थान में जयपुर के अंदर 4 जिलों में 4 इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाए, 4 जिलों में 4 इन्होंने जो ट्रिब्यूनल बनाए, तो उनके जो वर्क होंगे वो किस तरीके से, उनका जो ज्यूरिडिक्शन होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, ये कौन बताएगा, ये राज्य सरकार बताएगी। ये कौन बताएगा, राज्य सरकार बताएगी। इन केस ये होता है कि 2 ट्रिब्यूनल हैं और दोनों के कार्यों में एक साथ कुछ बिलाव आ जा रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करेगा, वो भी हमारी राज्य सरकार करेगी। कौन सी राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार उसको भी करेगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। मोर देन ट्रिब्यूनल देन स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क्स। ठीक है, अब उसके बाद है 1 मेंबर हु इज अपॉइंटेड। अब बात आती है उस व्यक्ति की जो वहां बैठ के कार्य करेगा। ट्रिब्यूनल बन गया, कमरा बन गया, कमरा तैयार हो गया। कमरा तैयार होने के बाद ये भी पता चल गया कि इस कमरे के अंदर इसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया, ये है हमारा रैंक ट्रिब्यूनल कोर्ट या रैंक ट्रिब्यूनल, ये हमारा है, बोर्ड लगा है। अब बोर्ड लगने से काम नहीं होता, उसके अंदर जो बैठे काम करेंगे वो कौन करेंगे, कोई एक व्यक्ति वहाँ पे, 1 या 2 व्यक्ति वहाँ पे अपॉइंट होंगे, वो इसका प्रोसेस चलाएंगे। अब जो ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल बनने के बाद जो प्रोसेस होगा, जो व्यक्ति वहाँ बैठ के जजमेंट देगा, जो व्यक्ति वहाँ बैठ के प्रोसीजर चलाएगा, वो प्रोसीजर करने के लिए उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करेगी हमारा माननीय जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, वो उसमें उसका प्रोसीजर करने वाले व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा, वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होगा। नंबर 1 उन्होंने बताया वन मेंबर हु इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हो रहा है, तो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हो रहा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी के लिए क्या होगा, क्योंकि उसकी योग्यता क्या होगी। कोई ऐसे ही किसी व्यक्ति को उठा के तो हाई कोर्ट बिठा नहीं देगा। तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होगा वो एलिजिबल होना चाहिए, वो राजस्थान न्यायिक सेवा में, यानी कि जो राजस्थान न्यायिक सेवा में सीनियर व्यक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट वो कनिष्ठ वर्ग का, वो सीनियर जज होना चाहिए, सीनियर जज से निम्न पद का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसका क्राइटेरिया ये डिसाइड कर दिया। ठीक है, सिर्फ इतनी बात इन्होंने बताई कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीनियर रैंक से नीचे की नहीं होनी चाहिए, तो तब वो व्यक्ति अपॉइंटमेंट हो। अपॉइंटमेंट के तरीके क्या होते हैं एक्चुअली मैं बताऊँ, एक कमेटी बैठती है, वहाँ पे क्या होता है, फिर वो साथ में उनका नंबर, उनकी जो नाम की लिस्ट होती है वो भेजी जाती है, और लिस्ट के थ्रू उनके अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट में नहीं लिखा है। ये मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इसके हट के किस तरीके से काम होते होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, एक कमरा बनेगा, कमरे के बाद उसमें क्या होगा, उनके कामों का वितरण कर दिया जाएगा, लेकिन काम करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट होगा कहाँ से होगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा, तो कैसे अपॉइंट करेगा, वो जो देखा जाएगा जो सीनियर की रैंक से नीचे का व्यक्ति नहीं हो, उनके नाम उस लिस्ट में हो और वो अपॉइंट कर देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रैंक ट्रिब्यूनल। सेक्शन 13 इज कंप्लीट। एनी डाउट?
अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 में, और सेक्शन नंबर 14 कहता है प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ फ्रेंड। वाओ, कब से पढ़े चले आ रहे थे कि रिवीजन ऑफ फ्रेंड, रिवीजन ऑफ फ्रेंड, रिवीजन ऑफ फ्रेंड, लेकिन रिवीजन ऑफ फ्रेंड का रेंट होगा कैसे, किस तरीके से होगा, वो चीज हमें करनी है सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, सेकंड नंबर जो मैंने आपको बताया उसको हम कर रहे हैं, वो कहता है रिवीजन ऑफ रेंट, यानी कि जो किराया होगा उसका पुनः किस तरीके से की जाएगा, जो भी होता है हिंदी में वर्ड रिवीजन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताई, तो मैंने आपको पढ़ाया था, और हो सकता है कि आप लोगों को भी दिमाग में सेट हुआ होगा, और हो सकता है आपको याद भी हो। अगर याद है तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बता ही रही हूँ। सेक्शन नंबर 6 हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा, और सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा, और 9 का क्या पढ़ा, 9 का ए पॉइंट हमने पढ़ा। ठीक है, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 और 9 का ए पॉइंट है जब हमने पढ़ा, तो हमने वहां पढ़ा रिवीजन ऑफ रेंट। ठीक है, रिवीजन ऑफ रेंट किस तरीके से किया है वहां पे, देखिए सेक्शन नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा, जो रेंट चला आ रहा है उसको कैसे किया जाएगा। सेक्शन नंबर 7 में हमने पढ़ा न्यू टेनेंसी अगर आती है तो उसका रिवीजन कैसे किया जाएगा, और सेक्शन नंबर 9 में हमने पढ़ा था एविक्शन। लेकिन एविक्शन के फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, एविक्शन के फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि 4 महीने तक अगर रेंट पे नहीं किया जाता है, 4 महीने तक अगर रेंट पे नहीं किया जाता है तो उसका रिवीजन कैसे किया जाएगा, और उसको किस तरीके से एविक्शन के उसके ग्राउंड होंगे, अगर वो कर देता है तो उसका रिवीजन कैसे किया जाएगा। इतनी बात हमने पढ़ी थी, आ रही है आप लोगों को याद। ठीक है, चलिए, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है प्रोसीजर, और प्रोसीजर कैसे चलेगा, प्रोसीजर कैसे चलेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे एक इजी वे में भी, मैंने आपको जब मैं सेक्शन 9 पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 9 का ए जब मैंने आपको कराया तब मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरीके से प्रोसेस चलेगा। 6.7 पॉइंट में मैंने उसको आपको कराया था, वही प्रोसेस को अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल में पढ़ने के लिए देखिए बच्चों क्या होता है, मेन चीज क्या होती है कि हमें डिटेल जब कोई चीज करनी होती है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अर्जी फाइल की जाएगी, यानी कि सूट फाइल किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल के पास किया जाएगा। आगे बात समझ में, रेंट ट्रिब्यूनल के पास कौन व्यक्ति जाएगा, तो कौन व्यक्ति जाएगा जिसे रिवीजन कराना हो रेंट का। मोस्टली कौन होगा, किराएदार होगा, नहीं, मोस्टली कौन होगा, मकान मालिक होगा। ठीक है, जब मकान मालिक वहां जाएगा, है ना, ठीक है, हमेशा कौन जाता है, लैंडलॉर्ड जाता है। और लैंडलॉर्ड क्यों जाएगा, क्योंकि उसे भैया जरूरत है रिवीजन कराने की, उसे पैसा भर के चाहिए, तो भाई टेनेंट क्यों जाएगा, वो तो कह रहा है जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, क्यों बढ़ा के दें। लेकिन किसको जरूरत है, लैंडलॉर्ड को जरूरत है, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो किसको जरूरत है भैया, जरूरत है लैंडलॉर्ड को, जरूरत है कि वो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद जो इनके यहाँ कानून चल रहा है उस कानून के अकॉर्डिंग उस रेंट को बढ़ा दें। ठीक है, इतनी बात इन्होंने बताई। तो कैसे बढ़ेगा, तो वो प्रोसेस हम चलेंगे इसमें। ठीक है, देखिए जो अर्जीदार होगा वो कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। वो जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल के यहाँ जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके जाएगा। मैंने आपको बताया था एक सर्टिफिकेट लगेगा, शपथ पत्र वहाँ लगेगा, एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट लगा के वो एक अर्जी फाइल करेगा। जब कोर्ट उसको संज्ञान में लेती है, जब ट्रिब्यूनल उसको संज्ञान में लेगा तो क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा। कितने दिन का नोटिस इशू करेगा, 30 डेज का नोटिस इशू करेगा। किसके लिए करेगा, टेनेंट के लिए करेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी कौन है भाई, टेनेंट। 30 दिन का नोटिस इश्यू करेगा, 30 दिन में वो तामील कराएगा। तामील कराने के बाद वहाँ वो सारे डॉक्यूमेंट एफिडेविट लगा के भेजेगा, और उस पक्ष से जो दूसरा पक्ष है हमारा टेनेंट भाई, उससे कहा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपने शपथ पत्र के साथ एक रिप्लाई इसके लिए दीजिए, जवाब दीजिए कि ये नोटिस इन्होंने किया है तो इसको क्यों नहीं आगे इसमें कार्यवाही चलाई जाए, अगर चलाई जाए तो किस तरीके से चलाई जाए, आप आइए और बताइए। ठीक है, कोर्ट इनसे पूछ रहा है, ट्रिब्यूनल इनसे पूछ रहा है, तो जो टेनेंट अंकल होंगे, जो टेनेंट भाई साहब होंगे, वो आएंगे और आने के बाद 30 दिन के अंदर अपना रिप्लाई कर देंगे। नोटिस की तामील से 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई क्या करेंगे, वो वहाँ पे फिर से वही सारे डॉक्यूमेंट और अपनी बात को रखेंगे जो उनके वकील साहब ने उनको बताई होंगी। वो बहुत सारी बातें वो यहाँ पे रख लेंगे।
अब जो अपना पक्ष वो रखेंगे, उस पक्ष को रखने के बाद क्या होगा, उस पक्ष को रखने के बाद वो करेंगे कि आप जो उन्होंने रिप्लाई किया है उसका रिप्लाई का री रिप्लाई करिए। कौन री रिप्लाई करिए? जो हमारे लैंडलॉर्ड साहब है जिन्होंने अर्जी फाइल करी है, वो उनसे कहा जाएगा कि अब आप आइए और इन्होंने अपने पॉइंट इस तरीके से रखे, इस पॉइंट का आप जवाब दीजिए। तो वो 30 दिन का फिर से उन्हें टाइम दिया जाएगा। सॉरी गाइस, यहाँ 15 डेज का टाइम दिया जाता है। 15 डेज का जो होगा वो टाइम दिया जाएगा कि भैया नोटिस की तामील से लेके 15 डेज के अंदर अंदर आप इसका री रिप्लाई कीजिए कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों का आंसर इन्होंने इस तरीके से किया है, अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, वो अपना दावा पेश करिए। तो वो पेश करेंगे, कितने दिन के अंदर करेंगे? 15 डेज के अंदर वो करेंगे। अब सबकी बात सुन ली, रिप्लाई हो गया, री रिप्लाई हो गया, नोटिस पहुंच गया, तामील हो गई, सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया तो आप कोर्ट कहेंगे, अब आप लोग आ जाइए कोर्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर आप लोग आ जाइए और जो हमारे जज साहब बैठे हैं, जो हमारे ट्रिब्यूनल के रैंक अथॉरिटी बैठे हैं, उनके सामने अपने पक्ष रखिए। तो वहाँ पे क्या होगा, 90 डेज का इनको टाइम दिएगा। उस 90 डेज के अंदर इनको हियरिंग की डेट दी जाएगी। यहाँ पे हियरिंग शुरू हो जाएगी, जहाँ पे बहसबाजी शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप लोग जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। हियरिंग शुरू हो गई। हियरिंग शुरू होने के बाद वो हियरिंग चलती रहेगी, कभी कभी वो तो बहुत लंबी चल जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक डेट डिसाइड कर रखी, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि नोटिस की तामील से लेके आपको 150 डेज के अंदर पूरी प्रोसीडिंग खत्म करनी होगी। ठीक है, क्या करना होगा? पूरी प्रोसीडिंग खत्म करनी होगी। कितने दिन के अंदर? 150 दिन के अंदर। ठीक है, 150 दिन के अंदर इनको डिस्पोजल कर देना होगा। तो ये चलता है हमारा रिवीजन का प्रोसेस। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगा, वो कौन कराता रहेगा? जिसके पक्ष में ये चीज जाएगी वो उसका एग्जीक्यूशन कराएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्या है हमारे टिप्स पे, एक बार देख लीजिए। 30 दिन का नोटिस जाएगा, 30 दिन में रिप्लाई किया जाएगा, फिर क्या होगा, 15 दिन में री रिप्लाई किया जाएगा, 90 डेज में हियरिंग की डेट होगी और 150 डेज में ये फिनिश हो जाएगा। यानी कि ये इसका जो हमारे जो ट्रिब्यूनल साहब बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो उसको फिनिश कर देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। होपफुली आप लोगों को सेक्शन 13 अच्छे से समझ में आया होगा, सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोसेस जो ये प्रोसीजर है, ये आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके का मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको 12 में पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? 21 डेज का दिया, 7 का दिया, 15 का दिया, फिर उसे कितने दिन में डिस्पोजल कर देता, 90 डेज में डिस्पोजल कर देता। वो आपको याद है? अगर वो आपको याद है तो इसी तरीके से आपको सेक्शन 14 का प्रोसीजर याद रखना होगा। प्रोसीजर का तरीका क्या है वो सेम चलेगा, लेकिन यहाँ जो चेंज होंगी ना, वो गणित चेंज होगी। गणित क्या चेंज होगी? यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पर 30 डेज है तो कहीं 15 डेज है, कहीं 15 डेज है तो कहीं 60 डेज है, कहीं 180 डेज में, कहीं 280 डेज में फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिनिश करते हैं हम आज का अपना टॉपिक यहाँ पे। कल करेंगे हम सेक्शन 15, 16, 17, क्योंकि सेक्शन 15, 16, 17 भी लाइब्रेरी सेक्शन है, प्रोसीजर है, वहाँ पे भी वो आपके संग डिस्कस करूँगी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद बैरेट खोल के देखिए। बैरेट खोलने के बाद जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई डाउट होता है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ठीक है, अगर डिस्कस करते हैं तो आपका और मेरा क्या जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और जो मेरे संग जो प्रॉब्लम होगी, मैं जो उसका आपको डाउट क्लियर करूंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो क्या है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो अच्छी बात है। कौन सा इसमें आपका पैसा जा रहा है? फ्री में वीडियो देख रहे हो ना, पैसा तो नहीं देना पड़ रहा ना, किसी भी चीज़ का कुछ पे तो नहीं करना पड़ रहा ना, फ्री में मिल रहा है, कर लो भाई, करने में कुछ नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं, आते हैं, देखते हैं, लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, चले जाते हैं, वीडियो देख लिया बस काफ़ी है। भैया कर लो, कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर चाहते हो तो मैम आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाए तो प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।